नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ यहां विजय चौक से, संसद भवन के बाहर से लाइव। आज बहुत सारी खबरें हैं जिनकी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त देश में चर्चा हो रही है तो नागपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर के, और सरकार का जो रुख दिखाई दे रहा है। कोई भी आरोपी, कोई भी हिंसा करने वाला तत्व जो है बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन हिंसा हुई क्यों, अभी इसको लेकर के पुलिस जो कह रही है और दूसरा पक्ष जो कह रहा है, खासतौर पर उस इलाके के रहने वाले मुसलमान, उनकी बातों में कुछ अंतर है। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि ये हिंसा उकसाने पर हुई या उकसावा ढूंढ लिया गया बस क्योंकि हिंसा करनी थी, औरंगजेब बहाना बन गया इसका। तो इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने बताया कि उस रात वहां पर क्या क्या हुआ था, कैसे भीड़ जो है वहां पर अचानक आ गई। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब की कब्र इतनी चुभ रही है तो उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन उसमें जब वो करोगे तो नीतीश कुमार को वहां पर जरूर बुलाना, चंद्रबाबू नायडू को जरूर बुलाना, जो आपके साथी हम देखना चाहते हैं वो इस फैसले से कितने खुश होंगे। तो इस पर अब पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। दूसरी ओर नागपुर के कमिश्नर कह रहे हैं कि जो बात कही जा रही थी कि जो औरंगजेब का पुतला जलाया गया, उस पर कोई कपड़ा हरे रंग का लपेटा हुआ था और उस पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई थी, कुछ धार्मिक लाइनें लिखी हुई थी, कलमा लिखा हुआ था, और इससे ये बात वहां फैल गई, लोगों के बीच में अफवाह फैल गई और इससे वहां पर हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि हमने वो जले हुए कपड़े के कुछ टुकड़े भी देखे हैं, हमने कुछ वीडियो भी देखे हैं और उस कपड़े पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या सिर्फ एक कोरी अफवाह पर नागपुर शहर को जलाने की कोशिश की गई, दुकानें जला डाली गई, गाड़ियां जला डाली गई, मकानों पर पथराव कर दिया गया? इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ओवैसी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और ये बात दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी कि उकसावा इसलिए हुआ क्योंकि धार्मिक लाइनें लिखे हुए कपड़े को जलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा बात करेंगे इफ्तार पॉलिटिक्स की। रमजान चल रहा है और इस बार इफ्तार कुछ फीका फीका दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इफ्तार करती थीं, उसमें बड़े बड़े नेता जाते थे। इस बार मामला कुछ ठंडा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? ममता बनर्जी इफ्तार कर रही हैं, बिहार में एक दो नेता इफ्तार कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं से और तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें इफ्तार पार्टी की नजर नहीं आ रही है, जो कि रमजान के दिनों में रौनक हुआ करती थी कभी। इसकी बात हम लोग करेंगे। बीजेपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल रात को हुई है, जिसमें आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर लगभग सारे बड़े नेता जो है उसके अंदर मौजूद थे, और बहुत खबरें इनकी बात हो। लेकिन पहले आइए नागपुर हिंसा की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं आपको 3-4 बयान सुनवा रहा हूं। चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, उद्धव ठाकरे क्या बोले, नागपुर पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है, और नीतीश राणे ये भी बयानवीर हैं, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मंत्री हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल कुठल्याही परिस्थितीमध्ये। चादर पे कुछ लिखा हुआ था सर, या सिर्फ ये रूमर था जिससे लेकर ये पूरा मामला भड़का है? वो जो है आप देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने भी देखा, उनका भी यही बोलना है कि उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो टुकड़ा उनको मिला है। तो इसमें कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें जो है धार्मिक भावना, क्योंकि एक कलर से एसोसिएट करके इसको देखा जा रहा है, वो एक कारण हो सकता है जो कि विजिबल है इसमें। तो ग्रीन कलर की बात, हाँ, जो कलर विजिबल है तो वो उसकी वजह से जो है कुछ लोगों को ऐसा शायद लगा हो, उसके बाद में इस तरह का एजिटेशन हुआ। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और
अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो अब 400 साल पुरानी बात अब निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। सर, किस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार। तो आपने सारी बातें सुन ली, चीफ मिनिस्टर की बात भी सुन ली, पुलिस कमिश्नर की बात भी सुन ली। तो फिर ये हिंसा पूर्व नियोजित थी क्या बस बहाना ढूंढा गया औरंगजेब का और तैयारी पहले से थी? जमीर चंगावकर साहब हमारे साथ आ चुके हैं। अभी नागपुर से ही लौटे हैं, परसों ही चले गए थे जब हिंसा हुई। उस दिन आप नागपुर में थे? जिस दिन घटना घटी उस दिन मैं नागपुर में ही था और उसी एरिया के आसपास था जहां ये पूरी घटना। तो आपके पास तो फर्स्ट हैंड अकाउंट होगा सर, बताइए क्या था, हुआ क्या? देखिए, मुझे लग रहा है मैं जब वहां ये घटना घटी और उस समय उसी के आसपास में तुरंत वहां पहुंचा, 2 दिन इस मामले में पूरी तहकीकात की, तुरंत मामले को देखा। खबर ये आ रही है कि इस घटना को पहले से प्लान किया गया था और खबर ये आ रही है कि होली के दिन, शुक्रवार के दिन ही ये एक प्लानिंग थी कि होली के दिन शाम को, शुक्रवार के दिन कोई बड़ा नागपुर में कुछ किया जाएगा। वह संभव नहीं है। और जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओबीसी का बहना है कि कपड़े पे कुछ आयतें लिखी हुई थी, वो कपड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर एक सादा सा प्रदर्शन निकल रहा था, अचानक से वहां पर कम से कम 50 से 60 लोग 12 से 13 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी वो इकट्ठे नहीं होते हैं, पत्थरों के साथ इकट्ठे होते, पथराव होता है और घर आइडेंटिफाइड करके, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में कहा है कि घर चिन्हित करके पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया, चिन्हित करके घर पे हमला किया गया। और आप देखिए कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा, पहले हमला हुआ। तलवार लेकर आप आ रहे हो, आप कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हो, आप चाकू लेकर आ रहे हो, आपके पास पत्थर है, हेवी वेपन्स है आपके ऊपर। तो ये इमीडिएट तो 12-15 मिनट के अंदर ये हो नहीं सकता। ये पहले से तैयारी थी, संदेश गया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज गए और 12 से 13 मिनट के अंदर 50 से 60 लोग सड़कों पर उतरे महल के और तुरंत उन्होंने जिस तरीके से पुलिस पर हिंसा शुरू कर दी कि पहले पुलिस को हटना पड़ा। ये बता रहा है कि एक सुनियोजित प्लानिंग थी, पहले से तैयारी की हुई थी। बाद में तत्काल पुलिस का बड़ा फोर्स वहां पर आया, लाठीचार्ज हुआ, तितर बितर किया, लेकिन तब तक कई वाहनों पर उन्होंने आग लगा दी, कई घरों के अंदर तोड़फोड़ की। और खबर तो यह भी कि कुछ घरों को जलाने की प्लानिंग थी, वो उसमें सफल नहीं हुए। पेट्रोल बम की तैयारी करके रखी थी कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया जाएगा। पत्थर मिले, पेट्रोल बम मिल रहे हैं। तो हमला तो पहले पुलिस के ऊपर ही हुआ है? पुलिस पे ही हुआ। पहले 8-10 पुलिस वाले वहां पर थे। जब खबर लगी कि 50 लोग इकट्ठे हो गए और तो वहां पर कुछ असामाजिकता तो कुछ कर सकते, जब पुलिस वहां पहुंची तो सीधे पुलिस पे हमला किया। तो आप जो वहां से आपको खबरें मिली, आपको भी यही मालूम पड़ा कि पहले से तैयारी थी? बिल्कुल, ये होली पे ही होने वाला था। ये किसी कारणवश होली पर नहीं हो पाया। तो ये औरंगजेब बहाना बना केवल? बिल्कुल बहाना था, ऐसा कोई कारण नहीं था कि वहां पर कोई धार्मिक नारे लगे। और विजय त्रिवेदी जी भी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। नागपुर हिंसा पर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हाउस में कि पूर्व नियोजित थी सारी प्लानिंग और हमें ट्रॉली भर के पत्थर मिले हैं, ये अचानक नहीं हो सकता। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जिस बात से हिंसा भड़की, जो बताया जा रहा है कि वो पुतला जलाया गया, उस पर कपड़ा लपेटा था, उस पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो मतलब सरकार और पुलिस का अभी जो लाइन दिखाई दे रही है वो ये कि प्री प्लान्ड वायलेंस थी। जो हुआ है उसमें एक तो पहली बात है, बहुत दुखद हुआ है जिस तरह से हुआ। नागपुर जैसे शहर में, जो शांति प्रिय शहर माना जाता है, मैं नागपुर बहुत ताना जाना रहता है, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। लेकिन 2-3 बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि अफवाहों के कारण ये बड़ी घटना हुई, जो बताया गया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जो चादर को लेकर और आयतों को लेकर बात हुई, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं। लेकिन और ऐसा नॉर्मली होता ही है कि अफवाहें फैलाई जाती है ताकि ऐसा हो सके। लेकिन एक बात तो ये कहना कि यदि पूर्व नियोजित है तो ये तो बहुत गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के शहर में अगर कोई पूर्व नियोजित घटना हो रही है तो इसका खबर ही नहीं है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है कि उस शहर में उस पुलिस कमिश्नर को या जो भी लोग हैं जिम्मेदार, उनको नहीं पता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब का, मैं जो रविंद्र जी है उनका एक बयान देख रहा था परसों, तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर जो है वहां पर
लाए नहीं गए थे और वहां जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था वहां वो पड़े हुए थे और वो एनएमसी जो नागपुर म्युनिसिपल काउंसिल है उसकी ट्रॉली में रखे गए हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट जैसा कुछ कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या था। ये पुलिस कमिश्नर का बयान है ऑफिशियल। तो चीफ मिनिस्टर तो हाउस में कह रहे हैं, वो भी ऑफिशियल बयान की ट्रॉली भर के पत्थर पड़े थे। अब ये तो दोनों को देखना होगा, मुझे नहीं पता। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि भाई वहां पर पत्थर लाए गए, तो वो भी बात हो सकती है। अब किसको सही मानना ये तो उनको देखना है। ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर के बाद शिकायतों पर जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी घटना हुई और उसके बाद भी 4 दिन बाद भी शांति भले ही हो, लेकिन अब भी वहां तनाव बना हुआ है। कर्फ्यू लगा, हाँ वही तो कह रहा हूँ। 11 पुलिस थानों में यदि कर्फ्यू बना हुआ है तो बड़ी गंभीर घटना है। लेकिन अगर पूर्व नियोजित है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि पूर्व नियोजित नहीं होगी, लेकिन पूर्व नियोजित है तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के शहर में कोई पूर्व नियोजित घटना, क्योंकि बड़ी घटना हुई है, छोटी घटना नहीं हुई है, बिल्कुल बड़ी घटना है। तो इतनी बड़ी पूर्व नियोजित घटना पर यदि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा हो रहा है तो फिर तो सवाल सरकार से। सवाल सरकार से। पत्थर को लेकर भी 2 बातें क्लियर कर दूं कि पहले पत्थर लेकर आए गए थे वहां से, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कंस्ट्रक्शन के जो पत्थर थे वो गिट्टी थी। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पीछे हटे, तो पीछे वहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां ईंट पत्थर सब रखा हुआ था, तो उन लोगों ने वहां से ईंट और पत्थर फिर उठाया वहां से और फिर पुलिस पर फेंकना, लोगों पर फेंकना शुरू किया। छोटे पत्थर जमा कर रखे थे वो पहले वो, लेकिन साथ में जो लेके आए थे पहले उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। राजेश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इस खबर पर आपको अभी तक का जो अपडेट है वो देंगे। आपने देखा वो पुलिस कमिश्नर से भी बात कर रहे थे। राजेश, पुलिस की लाइन क्या दिखाई दे रही है? सरकार किस ओर इशारा कर रही है? ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी वायलेंस की? देखिए, फिलहाल पुलिस जो जांच कर रही है सौरभ, उसमें ये जानने की कोशिश कर रही है, जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी। तो पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है कि उस जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है वो उस इलाके यानी कि महाल और हंसापुरी के इलाके से दूर, यानी कि कोई 5 किलोमीटर दूर, कोई 6 किलोमीटर दूर, कोई 7 किलोमीटर दूर, ऐसे भी कई लोग हैं जो उस रोज वहां पर पहुंच के उन्होंने पत्थरबाजी की है। यही वजह है कि पुलिस का कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि दूर से लोग आए हैं और महाल इलाके से 2 किलोमीटर दूर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा हुई है, जैसे कि हंसापुरी का जो इलाका है वो महाल से दूर है, लेकिन वहां पर भी हिंसा हुई है। ये दूसरी वजह है कि पुलिस को लग रहा है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है। तीसरी, जो वहां के लोग हैं जिनके घरों में पथराव हुआ है, जिनकी गाड़ियां जलाई गई, उनका ये कहना है कि इन्हीं सड़कों पर दूसरे कम्युनिटी के लोगों की भी गाड़ियां पहले से लगी रहती थी, लेकिन उस रोज वो गाड़ियां वहां पर मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि सिर्फ हमारी गाड़ियों को और हमारे घरों को टारगेट किया गया है। पुलिस इस बात को लेकर भी जांच कर रही है और कॉन्स्पिरेसी के एंगल को खंगाल रही है। साथ ही पत्थर बाहर से लाए गए थे या पत्थर वहीं पर उठा के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे मेट्रो और फ्लाईओवर का काम चल रहा है, साथ ही कई अंडर कंस्ट्रक्शन घर भी है वहां पे जिनका काम चल रहा है। तो फौरी तौर पर प्राइमा फेसाई पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वहीं से पत्थर उठाए गए हैं, लेकिन कई जो लोकल्स हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने ट्रॉली में पत्थर देखे हैं। यही वजह है कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है, और जिस बात का जिक्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सदन में भी किया है कि पत्थर जो है वो लाए गए थे। हालांकि पुलिस जो अभी जांच कर रही है, उन्हें अभी इस बात के पक्के सबूत नहीं मिले हैं कि पत्थर बाहर से लाए गए हैं। वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट था, तो प्राइमा फेसाई पुलिस को लगता है कि वहीं से उठा के पत्थर मारे गए हैं, लेकिन पुलिस इनकार नहीं कर रही है कि बाहर से भी हथियार, पेट्रोल बम या फिर पत्थर लाए गए। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, जो आपने पुलिस कमिश्नर से भी पूछा कि वो पुतला जलाने में कोई हरे रंग का कपड़ा इस्तेमाल हुआ था और उस पर कुछ धार्मिक शब्द लिखे हुए थे और उससे ये हिंसा भड़की, उससे लोग जो है वो आहत हुए। इस बार इसको लेकर के कोई प्रमाण नहीं है अभी तक। बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर या पुलिस के दूसरे अधिकारियों का साफ कहना है कि हरा कपड़ा जरूर जला था, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था ये नहीं दिख रहा है, ना उस वीडियो में दिख रहा है और ना ही जो उस इलाके के सीनियर इंस्पेक्टर हैं या दूसरे पुलिसकर्मी जिनका बंदोबस्त उस दिन वहां पर था जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठा थे, उनका भी यही कहना है कि उस कपड़े पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो पुलिस ये मान के चल रही है कि ये अफवाह फैलाया गया कि उस कपड़े पर कुछ लिखा हुआ है और उसका वीडियो बना के वायरल किया गया, जो अगले कुछ 1 घंटों में हजारों मोबाइल पर पहुंचे, और जिसके बाद सबसे पहले पुलिस थाने पर लोग इकट्ठे हुए, पुलिस थाने पर इकट्ठे हुए, उन्हें शांत कराया गया, उनके डेलीगेशन को अंदर ले जाया गया और उन्होंने जैसा कहा वैसा एफआईआर भी दर्ज किया गया। लेकिन जो एफआईआर हमारे हाथ लगी है सौरभ, उसमें यह कहा गया है कि जो लोग डेलीगेशन लेके आए थे वही लोग वापस
शिवाजी के पुतले के पास गए और पहले 50-60 की संख्या में थे, बाद में 500 से 600 की संख्या में वो पहुंचे और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में एक द्वेष का निर्माण हो ऐसे नारे लगाए। पुलिस के समझाने के बाद भी वो नहीं गए। तो ये सीक्वेंस पुलिस ने जो है वो एफआईआर में दर्ज किया है। इसमें बड़ी अहम बात आ रही है सामने कि एक लोकल पार्टी है, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका एक अध्यक्ष है फहीम खान, वही लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन गया था और उसी ने एफआईआर दर्ज कराई और बकौल एफआईआर फिर वही लोगों को लेकर शिवाजी के पुतले के पास पहुंचा और वहां पर उसने इस तरीके का माहौल निर्माण किया जिसके बाद ये पूरा दंगा जो है वो सामने आया। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि फहीम खान अभी भी पुलिस के केस में आरोपी नहीं है। सौरभ। ठीक, राजेश बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। देखिए, जो चर्चा चल रही है या जो विपक्ष कह रहा है कि आपने एक बिल्कुल गैर जरूरी विवाद को हवा दी। औरंगजेब की कब्र उखाड़ दो, औरंगजेब को महान बताने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है, और होते होते वो विवाद इतना बढ़ गया कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई, लोगों को आपने इतना उकसाया। ये एक पक्ष है इसका। लेकिन जो जांच में बताया, अभी राजेश बता रहे थे, समीर जी लौटे नागपुर से, ये बता रहे हैं कि पूर्व नियोजित थी सारी की सारी तैयारी, पहले से ईंट पत्थर भी रखा हुआ था वहां पर, ये भी कुछ पक्ष कह रहे हैं, और हिंसा करनी थी, उसके लिए औरंगजेब को बहाना बनाया गया। देखिए, अब इसमें कोई संदेह की गुंजाइश बची है क्या कि महाराष्ट्र में जब से देवेंद्र फडणवीस की, एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, कोई न कोई बिना बात की बात निकाली जा रही। अब हमने अभी देखा था ना कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जो संविधान शीशे में रखा है, किसी ने प्रदर्शन में कचहरी में वो कंकड़ उछाल दिया, शीशे पर दरार आ गई थी, उसके बाद वहां दंगे की स्थिति कर दी गई थी। क्या कुछ हुआ था, उसके बाद लोग पकड़े गए, वो जेल भी जाएंगे, उसके बाद रोएंगे भी कि सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही। यहां अगर कुछ हुआ तो कहां से ये शुरू हुआ? अब या तो ये मान लें कि अखिलेश यादव वो भारतीय जनता पार्टी से निर्देश लेते हैं और अखिलेश यादव ने अबू आजमी को कह दिया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम औरंगजेब को महान शासक बताओ, उसके बाद तुम ये जब महान बता दोगे तो जाहिर है मराठों की धरती है, महाराष्ट्र है, तो ढेर सारे लोग खड़े होंगे, कहेंगे नहीं भाई, छत्रपति शिवाजी की धरती पर इस पापी का, इस क्रूर का, इस राक्षस का कोई योगदान नहीं है, ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसकी कब्र भी क्यों होनी चाहिए? फिर ये भी सवाल आएगा कि ऐसे व्यक्ति की कब्र क्यों हो जहां के मतलब किसी न किसी वजह से, जहां के हवाले से देश में ऐसी अशांति हो जाती है। नागपुर में जो हुआ वो तो और कमाल है। क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या? अभी हम लोग किस किस मसले पर देख चुके हैं। अभी तो जंतर मंतर पर था ना भाई कि हमें वक्फ नहीं पसंद है, इतने लोग आ गए, जाने क्या क्या बोल रहे थे देश के अलग अलग। तब हम लोग इसी जगह से कह रहे थे कि वो क्या है, उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल कुछ करता है इस देश में, और मैं फिर कहूंगा तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा किया आपने बताया, ये जो सारे प्रदर्शन हुए कल औरंगजेब के खिलाफ या उसकी कब्र हटाने को लेकर के, ये वीएचपी और बजरंग दल ने किए थे। बिल्कुल किए ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये प्रदर्शन भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से किए जा रहे थे। कोई और बॉडी करे वो लगे, लेकिन अगर ये आरएसएस से जुड़े संगठन करते हैं तो इसका मतलब दूसरा है। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर इस देश में कोई भी बात संघ कहे, विश्व हिंदू परिषद कहे, बजरंग दल कहे, तो तैयार है ना इकोसिस्टम। वो कहेगा कि ये तो सब बस दंगा कराने के लिए है। यानी हजारों लाखों लोग देश के किसी हिस्से में जुड़ जाएं, हजारों लाखों लोग संभाजी नगर से एआईएमआईएम के नेता के साथ चले आए मुंबई तक, हजारों लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्से में पार्कों पर कब्जा कर ले, उस पर कोई। और एक बात, आखिरी बात, ये जो कुछ हुआ है ये उसी वजह से हुआ है क्योंकि औरंगजेब को पूजने वाले, उसको अपना बाप दादा बताने वाले, पुरखे बताने वाले लोग अभी हैं, उनको समझने की जरूरत है। कब्र की कोई जरूरत नहीं। अब वो हटे या क्या करे वो तो सरकार सोचे। वो तो बात अभी दूर की हो गई, कब्र का क्या करना है वो नहीं, तो सोचना तो मूल बात ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के पक्ष में लोग आप कह रहे हैं दंगा इसलिए किया गया ताकि आरएसएस वीएचपी ये सब बदनाम हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर। अब सर, अभी हमने उद्धव ठाकरे का बयान दिखाया दर्शकों को। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं भाई इतना प्रॉब्लम है तो उखाड़ के फेंक दो ना कब्र को, कोई जरूरत नहीं है उसके रहने की। लेकिन जब वो उखाड़ोगे तो उस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वहां जरूर रखना कि वो देखें कि तुम क्या कर रहे हो। देखिए, पूरा मामला राजनीतिक हो गया है। ये पक्ष विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अबू आदमी ने एक बयान दिया, गैर जरूरी बयान था, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ उन्हें विधानसभा से निलंबित किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, हो गई कानूनी कार्रवाई। अब विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन उस राज्य में कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की
नेतृत्व की सरकार है, और आरएसएस का हेडक्वार्टर। आरएसएस का हेडक्वार्टर है। प्रदर्शन आपको तब करना होता है जब सरकार आपकी न हो और आप प्रदर्शन से जन दबाव बनाए कि ये काम करना चाहिए। भाई अब तो सीधे सीधे आप निर्देश दीजिए सरकार को या अनुरोध करिए, जो संघ का तरीका है कि जैसे वो अनुरोध करते हैं। फडणवीस जी तो मना कर चुके ना, ये एसआई नहीं, की संरक्षित है, हम नहीं कर सकते कुछ। केंद्र सरकार उसको एसआई की सूची से बाहर करे और इसके लिए प्रदर्शन की क्या जरूरत है? कांग्रेस सरकार होती, थर्ड फ्रंट की सरकार होती, लेफ्ट फ्रंट सरकार होती केंद्र में और राज्य में, तो प्रदर्शन करते, समझ में आता कि भाई आपकी सरकार नहीं, आप दबाव डाल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसकी मंशा क्या है? मामला गर्म हो, मतलब गर्मी बनी रहे, अब उसका लाभ बिहार में मिले लोकसभा विधानसभा चुनाव में, उसका लाभ आने वाले पश्चिम बंगाल में मिले, क्योंकि औरंगजेब से जो गर्मी पैदा होती है ना, वो ध्रुवीकरण की राजनीति को सूट करता है, दोनों तरफ सूट करता है। तो इसलिए तात्कालिक ऐसा कोई विषय दिखाई नहीं दे रहा जहां ये लाभ उठाना चाहते हो। बिहार का इलेक्शन भी दूर है, का चुनाव, ये चीजें धीरे धीरे गर्म होती है ना। अयोध्या का मामला जब भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में लिया था अपने उसमें एजेंडे में, ठीक है, पालमपुर अधिवेशन में, और उसका लाभ तो उनको मिला जाएगा 2014 में। आप कह रहे हैं कि इसमें मतलब संघ को या इनसे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पॉलिटिकल दम दिखाई दे रहा था इस मुद्दे में। निश्चित रूप से, ठीक है। वरना एक चीज सौरभ, सब ब्रेक का समय हो गया। औरंगजेब को आज पता लगा, ये तो सबको मालूम था, इसके पहले भी सरकारें रही है। तो आपने ठीक याद दिलाया ना, अबू आजमी एक नेता का एक बयान, गैर जरूरी और वहां से यहां तक चले सर। अच्छा, खैर नागपुर से एक दूसरी खबर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को नागपुर जाएंगे और वहां नागपुर के हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं। वैसे वहां किसी अस्पताल के बिल्डिंग के फाउंडेशन स्टोन को रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो संघ मुख्यालय जाएंगे तो शायद प्रधानमंत्री के तौर पर पहले व्यक्ति होंगे जाने वाले, और इन 10 वर्षों में 11 वर्षों में लगभग वो भी पहली बार ही जाने वाले हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी बात करेंगे।